उत्तराखंड में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आज बाकी फंसे लोगों का रेस्क्यू करा लिया जाएगा। बिगड़े मौसम की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एयरफोर्स, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान अभी भी लोगों को निकालने के काम में लगातार जुटे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी 2500 से ज्यादा लोग पहाड़ों में फंसे हुए हैं और 3000 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। सेना अपना सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी है, लेकिन पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से राहत और बचाव का काम थोड़ा धीमा हुआ है। अब तक हुए सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक आज पहाड़ों और जंगलों में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ से मची तबाही में जहां सब कुछ तबाह हो गया है, वहीं इस मुद्दे पर राजनेता अपनी सियासत करने में भी पीछे नहीं है। पहले मंदिर के निर्माण को लेकर सियासत हो रही थी, वहीं बाद में मंदिर में पूजा पाठ शुरू करने को लेकर विवाद छिड़ गया था। शंकराचार्य और अन्य साधु संत भगवान केदारनाथ की पूजा पाठ शुरू करने पर अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि शनिवार को केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू होगी और इस पूजा में मंदिर के पुजारी और मंदिर के कर्मचारी ही हिस्सा लेंगे। केदारनाथ में विधि विधान से पूजा शुरू करने से पहले मंदिर की साफ सफाई के लिए मंदिर समिति शुक्रवार को 10 सदस्यीय नई टीम वहां भेजेगी, जिसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और श्रीनगर के विधायक गणेश गोदियाल ने बताया कि मंदिर की पूरी तरह से सफाई करने और शुद्धिकरण करने में करीब 15 दिनों का वक्त लगेगा। उत्तराखंड में महाप्रलय के बाद अब महामारी का खतरा बढ़ गया है। जल प्रलय के बाद अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो जल्द ही कई इलाकों में महामारी कहर ढा सकती है। हालांकि बाबा केदारनाथ के कुचे में मलबे में दफन हुए लोगों का अंतिम संस्कार जारी है। केदारनाथ घाटी में महामारी फैलने के डर के बीच यहां सड़ गल चुकी लाशों की तेजी से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि मौसम की मार और संसाधनों की कमी अंतिम संस्कार में परेशानी की वजह बनी हुई है। केदारनाथ में हादसे के बाद मंदाकिनी नदी के किनारे भी खुले में कई शवों के पड़े होने की बात सामने आई है। इंसानों और जानवरों के ये शव नदी के पानी को जहरीला बना सकते हैं। 4 धाम की यात्रा पर गए हजारों लोगों पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि अब तक कई लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। जिन पर किस्मत मेहरबान थी वो इस तबाही से बचकर सकुशल अपनों के पास वापस लौट आए हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे परिवार भी हैं जिनकी आंखें अपनों के इंतजार में पथरा गई हैं। उन्हीं बदकिस्मत परिवारों में से एक परिवार हैदराबाद की सुजाता गौड़ का है। सुजाता 4 धाम की यात्रा पर गई थी, लेकिन अब तक लौट कर नहीं आई हैं, जबकि उनके साथ गए कई यात्री मौत को मात देकर वापस घर लौट आए हैं। आंखों में आंसू लिए सुजाता गौड़ के बेटे अजय बार बार बस यही दुआ कर रहे हैं कि उनकी मां सकुशल घर लौट आए। बड़ी उम्मीदों से अजय ने अपनी मां को 4 धाम की यात्रा पर भेजा था, लेकिन केदारनाथ में आए प्रलय के बाद से ही उन्हें अपनी मां की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उनका आशा है क्या सुरक्षित है, उनकी आशा है। उत्तराखंड में राहत बचाव कार्य में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों में से एक जलगांव में वडाला गांव की गणेश अहिर राव भी हैं। वडाला गांव के गणेश देश के लिए शहीद होने वाले गांव के दूसरे जवान हैं, जिन पर पूरे गांव को फख्र है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ हर घर से लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं और गांव वालों को उन पर गर्व है। 24 तारीख को गणेश ने अपने पिताजी से आखिरी बार बात कर उनका हाल जाना था। जब अपने पिताजी को गणेश ने फोन किया तो उन्हें नहीं पता था कि यही बात बेटे से आखिरी होगी। 32 साल के गणेश आईटीबीपी के जवान थे। अगले महीने जिस घर में शादी की शहनाई बनने वाली थी, आज आंध्र प्रदेश के उसी घर में मातम छाया हुआ है। उत्तराखंड में आई तबाही ने इस घर की भी खुशी छीन ली है। लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर एनडीआरएफ के जवान विनयगम शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए विनयगम की 3 महीने पहले ही सगाई हुई थी और पूरा परिवार उनकी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। परिवार वालों के साथ साथ गांव के सभी लोगों को इस बात की खुशी है कि विनयगम ने जिस बहादुरी के साथ राहत और बचाव कामों को अंजाम दिया, उससे उनका सिर और भी ऊंचा हो गया है। चित्तूर जिले के रहने वाले इस जवान को गाँव में मिलिट्री मामा के नाम से पुकारा जाता था। 25 साल के विनयगम 2009 में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में बतौर जवान के रूप में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उत्तराखंड में आई भयंकर तबाही के बाद राहत सामग्रियों से लदे जिन ट्रकों को उत्तराखंड के लिए रवाना किया था, वे बीच रास्ते में तेल न होने की वजह से अटके पड़े हैं। 24 तारीख को राहत सामग्रियों से लदे हुए ट्रक को सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से रवाना किया था। दिल्ली से निकले ट्रक अब ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। ट्रक ड्राइवर को डीजल तक का पैसा नहीं दिया गया था। कई दिनों से ऋषिकेश में खड़े इन ट्रकों के चालक अब यहाँ से वापस जाने पर अड़ गए हैं, जिसके लिए वे तेल का जुगाड़ करने की जुगत में लगे हैं और इसके लिए वे आपदा पीड़ितों की मदद के लिए भेजे गए सामान को बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई भारी तबाही पर सियासत का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भयानक त्रासदी पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक और सरकार बनाने की राजनीति करती है, देश बनाने की नहीं। कांग्रेस ने बराबर वोट बैंक की राजनीति की, सरकार बनाने की केवल राजनीति की है, देश बनाने की कभी राजनीति नहीं की।
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम पर नवी मुंबई की तलुजा जेल में हमला किया गया है। इस हमले में सलीम के दाहिनी उंगली में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलीम पर जगताप नाम के एक कैदी ने हमला किया है। सलीम को कैसे गोली लगी इसका पता नहीं चल पाया है। सलीम पर साल 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के बाद जेल में किया गया ये दूसरा हमला है। 2010 में भी आर्थर रोड जेल में सलीम पर हमला किया गया था। बता दें कि सलीम पर हमला करने वाला जगताप एक वकील की हत्या के आरोप में तलुजा जेल में बंद है और फायरिंग की वजह पुलिस को अभी तक नहीं पता चल पाई है। जगताप को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था और वहीं से किसी ने उसे हथियार दिए, जिसे लेकर वो जेल तक बड़ी सावधानी के साथ पहुंचा था। 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोट मामले के आरोप में अबू सलीम जेल में बंद है। असम में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से नदियां तरबतर हो गई हैं और कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 900 हेक्टेयर कृषि भूमि और 5000 से ज्यादा जानवर इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। 100 से ज्यादा गाँव में बाढ़ के हालात हो गए हैं। कई गाँव में आलम यह है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। असम का धीमाजी, गोलाघाट, कामरूप, करीमगंज और जोरहाट जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बारिश से करीब 100 गाँव के 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गाँव में बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए असम के आपदा प्रबंधन विभाग ने कई गाँव को खाली करा लिया है। राजधानी दिल्ली की रातों में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात राजधानी के सुब्रनम भारती मार्ग पर एक ऑडी कार और एक होंडा जैज कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक 22 साल के युवक की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग पर जा रही एक ऑडी कार को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑडी कार का संतुलन बिगड़ गया और वो एक होंडा जैज कार से टकरा गई। जिसके बाद होंडा कार में सवार 4 युवकों में से गाड़ी चला रहे युवक की मौत हो गई, बाकी 3 घायल हो गए। साथ ही ऑडी कार चला रही महिला भी घायल हो गई। नेता खुलासे तो करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने जो खुलासा किया है बीजेपी के एक और चेहरे को दिखाने के लिए काफी है। गोपीनाथ मुंडे ने पिछले लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्चे की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए है। मुंडे जब ये बात कह रहे थे तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, उनकी संसद की सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन मुंडे साहब को इसकी फिक्र नहीं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुंडे ने खुलासा एक बुक लॉन्च के दौरान किया, जिसमें नरेंद्र मोदी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी मौजूद थे। डीएमके कनीमोझी और सीपीआई के डी राजा एआईडीएमके 4 उम्मीदवारों को गुरुवार को तमिलनाडु राज्यसभा सांसद चुन लिया गया। राज्यसभा सांसद चुने गए एआईडीएमके 4 उम्मीदवारों में केआर अर्जुनन, आर लक्ष्मण, वी मैत्रेयन तथा टी रत्नावेलु शामिल हैं। मैत्रेयन, राजा और कनीमोझी अपनी सीटों से दोबारा चुनाव लड़े। एआर एलंगोवान केवल 22 वोटों से चुनाव हार गए, जबकि जीतने के लिए उन्हें 34 वोटों की जरूरत थी। चूँकि पार्टी के विधायकों की संख्या 29 है, जिसमें 7 विधायकों ने विद्रोह कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। सीपीआई के राजा को जहां सत्तारूढ़ एआईडीएमके और सीपीआई का समर्थन हासिल था, वहीं 23 विधायकों वाले डीएमके को कांग्रेस और मिनेथियल मक्काल काची की पार्टी एएमके और पुथिया तमिझगम का समर्थन मिला था। कैबिनेट ने सीबीआई को स्वायत्तता देने वाली केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इससे देश की प्रमुख जांच एजेंसी वित्तीय रूप से और स्वायत्त होगी और जांच कार्यों के संचालन में बड़े पैमाने पर आजादी मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों के समूह ने सीबीआई को बाहरी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए उसके जांच कार्यों की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करने का सुझाव दिया है। होल ब्लॉक आवंटन की जांच कर रही एजेंसी की रिपोर्ट में सरकार की ओर से कथित फेरबदल पर सुप्रीम कोर्ट के कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर में 24 तारीख को हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले आंध्र के जवान यादव के पार्थिव शरीर का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुरुवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस जवान के पार्थिव शव को जम्मू कश्मीर से लाया गया। एयरपोर्ट पर भारतीय सेना के कई अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने आतंकी दुश्मनों के हमले में शहीद होने वाले इस जवान को श्रद्धांजलि दी। बाद में येदियुरप्पा के पार्थिव शरीर को हैदराबाद से 90 किलोमीटर दूर महबूब नगर जिले के उसके पैतृक गाँव ले जाया गया, जहाँ गाँव के लोगों ने इस बहादुर सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जम्मू में हुए आतंकी हमले में येदियुरप्पा के साथ 8 और जवान भी शहीद हुए थे, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर में आज से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर निकल पड़े हैं। सैकड़ों यात्री बालटाल और चंदनबाड़ी बेस कैंप पहुंच चुके हैं, जहां से यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन इस बार यात्रा पर आतंक का साया मंडरा रहा है और साथ ही मौसम का खतरा भी यात्रा पर छाया है। बताया जाता है कि बारिश के चलते श्रद्धालुओं को यात्रा में दिक्कत आ सकती है। वहीं आतंकी वारदात की मिल रही धमकी भी अहम चुनौती है। गुजरात में मोदी की पुलिस का रौब किसानों और महिलाओं पर दिखा है। मोदी की पुलिस इतनी निर्मम हो गई कि उसे न तो महिला का दर्द समझ आया और न ही अपने अधिकार की मांग।
जरा देखिए किस तरह मोदी की पुलिस अपना रौब इन पर जता रही है। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि गुजरात के जूनागढ़ के नजदीक बन रहे जेतपुर सोमनाथ नेशनल हाईवे नंबर 8 के नक्शे को कुछ बिल्डरों के राजकीय दबाव के बाद सरकार ने नक्शे को बदल दिया। इसी मामले में किसान 3 सालों से अपनी जमीन के वाजिब हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इसी की बानगी में मोदी की पुलिस का ये चेहरा सामने आया है। आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठियां बरसाई गई और इसमें घायल हुए किसानों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि किसान सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर वेस्टर्न रेलवे के ओवरहेड वायर पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ इतना बड़ा था कि उसे काटने में और हटाने में मुंबई फायर डिपार्टमेंट और डिजास्टर की टीम के साथ ही रेलवे की टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये पेड़ वेस्टर्न रेलवे के 1 नंबर ट्रैक के ओवरहेड वायर पर गिरा और पेड़ गिरने से हल्का ब्लास्ट भी हुआ और ओवरहेड वायर के साथ साथ वायर को प्रोटेक्ट करने वाले खंभे भी पूरी तरह से जमीन के ऊपर आकर एक तरफ झुक गया। ओवरहेड वायर पर पेड़ गिरने से 3 घंटे तक रूट प्रभावित रहा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आने के बाद मुझे आधे घंटे बाद पता चला कि आगे कुछ झाड़ वाड़ कुछ गिर गया हुआ है। उसके पहले कोई मालूमात नहीं थी यहाँ पे कि क्या हुआ है। रंगभेद नीति के धुर विरोधी नेल्सन मंडेला की हालत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे हैं। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने उनके साथ रहने के लिए अपनी मोजाम्बिक की यात्रा रद्द कर दी है। नेल्सन मंडेला को 8 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके चाहने वाले सैकड़ों की तादाद में अस्पताल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। हालांकि मंडेला की बड़ी बेटी माकाजीव मंडेला ने पिछले 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती अपने पिता के बारे में कहा है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जब पूरी दुनिया की आंखें 94 वर्षीय नेता के स्वास्थ्य पर लगी हुई हैं, जुमा ने कहा कि मंडेला की मेडिकल टीम ने उन्हें बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत नाजुक लेकिन स्थिर है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव की बयार बही है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। लीडरशिप बैलेट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने वर्तमान पीएम जूलिया गिलार्ड को हरा दिया। इसी के साथ सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की कमान अब रड के हाथों में आ गई है। वोटिंग में हार के बाद देश की पहली महिला पीएम जूलिया गिलार्ड का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। वोटिंग से पहले उन्होंने कहा था कि अगर वो हार जाती हैं तो वो अगले चुनाव में शामिल नहीं होंगी और राजनीति से संन्यास ले लेंगी। ये बदलाव तब हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया में चुनाव होने में महज 3 महीने बचे हैं। गौरतलब है कि करीब 3 साल पहले गिलार्ड भी इसी तरह रड को हराकर पीएम बनी थी। वोटिंग में रड को जहां 57% वोट मिले हैं, वहीं गिलार्ड के खाते में 45% वोट गए हैं।